तो अगर आपको लगता है कि पॉलिटिकल साइंस के मैप वर्क के लिए यूट्यूब पर अवेलेबल कोई भी 15-20 मिनट के वीडियो देखकर आप सारे क्वेश्चंस को सही कर पाओगे, बड़े डिल्यूजन में। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का मैप वर्क एक अलग ही गेम है, क्योंकि इसमें कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है। कहीं से भी सवाल आ सकते हैं, किसी भी इंपॉर्टेंट प्लेस, किसी भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी से रिलेटेड स्टेट के बारे में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो कई घंटे लगाकर मैंने पिछले 10 सालों की PYQs को एनालाइज किया और उसके बाद मैप वर्क के ऊपर ये वीडियो बनाया है, जिसमें इस पूरे बुक में जहाँ जहाँ से मैप के सवाल पूछे जा सकते हैं वो सारे इंक्लूडेड हैं। एंड आई गारंटी यू कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके मैप वर्क में एक भी नंबर डिडक्ट नहीं होंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। स्टार्टिंग में मैंने ये भी बताया है कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं, और इस पूरे वीडियो के दौरान मैंने बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताए हैं, ताकि जिससे आप उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाओ जिसके आंसर्स आपको नहीं आते हैं। तो मैप वर्क का गेम पूरा सॉर्टेड है। लास्ट में मैंने कुछ असाइनमेंट्स भी दिए हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है विद योर नेम। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर स्टार्ट करते हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस मैप वर्क। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है। देखो, एक मैप दिया रहेगा और उसमें अलग अलग स्टेट्स को अलग अलग अल्फ़ाबेट से डिनोट किया हुआ रहेगा। उसके बाद आपसे सवाल पूछे जाएंगे। पहला सवाल है, द स्टेट रिलेटेड टू द लीडर हु क्वाइंड द फेमस स्लोगन जय जवान जय किसान, अर्थात जय जवान जय किसान का नारा जिस लीडर ने दिया था वो किस स्टेट से बिलोंग करते थे। तो ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था और वो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो आपको एक बॉक्स भी वहाँ पर मेंशन रहेगा। इस बॉक्स को आपको अपने कॉपी में बनाना है, और उसके बाद देखो सीरियल नंबर है ना फर्स्ट, तो फर्स्ट मतलब ये पहले वाले क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है? यूपी। और यूपी इस मैप में कहाँ पर है और किस अल्फ़ाबेट से डिनोट किया गया है? यूपी डिनोट किया गया है अल्फ़ाबेट डी से। दिस इज़ योर यूपी। तो आप पहले में लिखोगे अल्फ़ाबेट डी एंड दैट स्टेट नेम, दैट इज उत्तर प्रदेश। उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है, द स्टेट एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ DK DMK एंड AIDMK, दैट इज योर तमिलनाडु। ठीक है। तो अब इसमें देखो कि सेकंड में जो तमिलनाडु है वो कहाँ पर किस अल्फाबेट से डिनोट किया गया है? वो डिनोट किया है अल्फाबेट सी से। तो आपको यहाँ पर सेकंड में लिखना है सी, एंड देन उसके बाद नाम लिखना है तमिलनाडु। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट वेयर अ कोलिशन कॉल्ड द पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट केम टू पावर आफ्टर 1967 इलेक्शन, और वो हुआ था पंजाब में, और उसको ए अल्फाबेट से डिनोट किया गया है। दिस इज योर पंजाब। तो यहाँ पर ए लिखना है और उसके बाद पंजाब लिखना है। उसके बाद फोर्थ में पूछा जा रहा है, द ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट फॉर द 1969 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बिलोंग टू दिस स्टेट, मतलब नीलम संजीवा रेड्डी किस स्टेट से बिलोंग करते हैं इसके बारे में। एक सेकंड के लिए मैं मान के चल रहा हूँ कि मुझे इसका जवाब नहीं आता, फिर भी आप इसका आंसर दे सकते हो। यही पॉलिटिकल साइंस के मैप वर्क को आसान बनाता है, कि इसमें आपको कोई लोकेशन लोकेट नहीं करना है, लेबल नहीं करना है, सिंपली स्टेट के बारे में आपको लिखना होता है। तो हमें नहीं मालूम है तो क्या होगा? तो अब बचा केवल बी, तो ये बन जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है। तो नीलम संजीवा रेड्डी दरअसल आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ये मैंने आपको एक ट्रिक बताया है, और इस पूरे वीडियो के दौरान आपको ऐसे बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताता जाऊंगा, जिससे जो क्वेश्चंस नहीं भी आते हैं या किसी दूसरे तरीके से पूछे जाते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है। तो हमारा जो आखिरी बनेगा वो बनेगा बी, एंड दैट इज आंध्र प्रदेश। केवल आपको इतना पता होना चाहिए कि वो स्टेट कौन सा है। इट मीन्स कि आपको इंडिया का मैप ठीक ढंग से पता होना चाहिए कि कौन से स्टेट कहाँ पर है। एक दूसरा सवाल लेते हैं। पहला ही प्रश्न है, द स्टेट टू विच मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन इन द फर्स्ट इंडस्ट्री ऑफ फ्री इंडिया बिलोंग्ड, मतलब आपसे इनडायरेक्ट सवाल पूछा जा रहा है कि भारत में जो पहली मंत्रालय गठित हुई थी उसमें कम्युनिकेशन मिनिस्टर कौन थे। डायरेक्ट सवाल नहीं है कि कौन से लीडर किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर इनडायरेक्ट सवाल पूछा। इट मीन्स कि आपको सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स पता होने चाहिए, तभी आप जाकर पॉलिटिकल साइंस के मैपर को सही ढंग से बना पाओगे। वैसे इसका जो सही आंसर है दैट इज़ R A किदवई, और वो बिलोंग करते थे उत्तर प्रदेश से। तो इस पूरे फैक्ट्स एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ इस वीडियो को देखिए, उसके बाद मैप में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हर एक चैप्टर के मैप वर्क को समझने से पहले आपको इंडिया के मैप को समझना पड़ेगा कि कौन से स्टेट्स कहाँ पर है। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि कई सारे सवाल में ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि उसका जवाब आपको नहीं आता है, लेकिन क्योंकि आपको स्टेट का नाम पता था, तो इससे आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में आसानी होगी और उस क्वेश्चन को भी आप अटेम्प्ट कर लोगे। तो एक बार याद होना चाहिए कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं।
यहाँ पर आपको जो बड़ा वाला पार्ट दिख रहा है दैट इज़ लद्दाख, एंड जो छोटा वाला पार्ट है वो है जम्मू एंड कश्मीर। उसके नीचे अगर आप आओगे तो ये है हिमाचल प्रदेश, और उसके बगल में आपको पंजाब देखने को मिलेगा जिससे अलग करके हिमाचल प्रदेश बना था, और उसी के नीचे हरियाणा जो कि अगेन पंजाब से ही अलग करके बना था। और ये एक छोटू सा टाइनी माइनी सा ये आपका दिल्ली है, भारत का दिल। और यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से अलग होकर यहाँ पर उत्तराखंड बना था जो हमारा यूके है अगेन। एंड उसके बाद उत्तर प्रदेश से राइट की तरफ आप मूव करोगे दैट इज़ बिहार, एंड बिहार के नीचे आता है झारखंड जो उसी से अलग होकर 2000 में बना था, जिसको सब लोग जानते हैं। अगेन झारखंड के बगल में यहाँ पर आपको वेस्ट बंगाल देखने को मिलेगा, बहुत लंबी बाउंड्री है इसकी, ये ऊपर की तरफ भी जाता है कुछ इस तरह। तो ये वेस्ट बंगाल है, ठीक है, जिसका बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर होता है। उसके बाद वेस्ट बंगाल के नीचे अगर आप आओगे तो दैट इज़ उड़ीसा, एंड उसके नीचे आप आओगे दैट इज़ आंध्र प्रदेश, एंड आंध्र प्रदेश से ही अलग होके 2014 में तेलंगाना बना था। तो ये रहा आपका तेलंगाना, ठीक है। फिर आंध्र प्रदेश के नीचे आप आओगे तो ये कोस्टल स्टेट है जिसका श्रीलंका के साथ मैरीटाइम बाउंड्री वो शेयर करता है, दैट इज़ योर तमिलनाडु। एंड उसके बाद आप जाओगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ तो दैट इज़ योर केरला, एंड उसके ऊपर है आपका बड़ा सा एक स्टेट दैट इज़ कर्नाटका, एंड छोटा सा टाइनी माइनी बीचों वाला राज्य दैट इज़ गोवा। गोवा के ऊपर आपका ये बड़ा सा स्टेट है दैट इज़ महाराष्ट्र, एंड इसके बगल में ही जो गुजरात है वो है। और गुजरात और महाराष्ट्र एक ही स्टेट हुआ करता था, बॉम्बे स्टेट के नाम से जाना जाता था, और 1960 में इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। तो शेर के मुंह आकार वाला ये है गुजरात, और उसके ऊपर है भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य दैट इज राजस्थान। इसके बाद भारत के एकदम सेंटर में जो स्टेट है दैट इज योर मध्य प्रदेश, मिडिल है, मध्य है तो मध्य प्रदेश हो गया। और मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बनाया गया था, वो है यहाँ पर, ये अगेन 2000 में बना था, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। इसमें बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है तो मैं इसका एक ट्रिक बता देता हूँ, उसके बाद आपको ये चीज़ हमेशा याद रहेगी। नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर्स हैं और 1 ब्रदर है उसका। तो 1 ब्रदर है दैट इज़ योर सिक्किम। ये जो छोटा सा पार्ट आप देख रहे हो दिस इज़ सिक्किम, जो कि 1975 में भारत का 22वां राज्य बना था। ये 1 ब्रदर हो गया। उसके बाद 7 सिस्टर्स को देख लेते हैं। देखो अगर आप नॉर्थ ईस्ट को देखोगे यहाँ तो वो एक ए आकार का है, ठीक है, जिसमें असम जो है वो अगेन एक बेहतर ए के तौर पर यहाँ पर आपको दिखेगा। एनीवे ये हो गया हमारा वेस्ट बंगाल। और उसके बाद ये बांग्लादेश, और जब बांग्लादेश से आप ऊपर की तरफ बढ़ते हो तो यहाँ पर एक कहानी याद रखना कि 3 दोस्त थे और आप ही की तरह 12th के एग्जामिनेशन के बाद इन्होंने एक डील करा हुआ था कि भाई हम लोग जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तो घूमने चलेंगे और घूम कर नागमणि देखेंगे। तो कौन कौन से 3 दोस्त थे, उनका नाम था मेघा, सैम, अरुण। ये 3 दोस्त थे। इन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम लोग नाग मणि देखने रामपुरा जाएंगे। कहानी याद रखना, मेघा, सैम, अरुण नागमणि देखने रामपुरा जाएंगे। मेघा इट मीन्स दैट इज मेघालय, सैम इट मीन्स आसाम, देन अरुण इट मीन्स अरुणाचल प्रदेश जो कि तिब्बत एंड चाइना के साथ बॉर्डर भी शेयर करता है। उसके बाद नीचे आओगे नागमणि देखने इट मीन्स नागालैंड, देन मणिपुर, देन मिजोरम, एंड उसके बाद यहाँ पर आपको त्रिपुरा देखने को मिलेगा। तो ये कहानी याद रखना और एकदम एक ए वाला आकार बनाना, और इससे आपके सारे स्टेट को आप लोकेट कर पाओगे आसानी से। और अब हम लोग चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। हर एक चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशन है, जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है वो किस लोकेशन से बिलोंग करते हैं, या इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो है उसको भी हम लोग देखेंगे। और इस वीडियो के अंत होने तक आपको सारे स्टेट्स कहाँ पर हैं, क्या हैं, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, तो आपको दूसरी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से, दैट इज चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। इसमें कॉम्युनल जोन्स के बारे में जिक्र है, जिसमें लाहौर, अमृतसर और कोलकाता का जिक्र है कि ये तीनों ही जगह ऐसी थी जहाँ पर जो रॉइट्स है वो काफ़ी बड़े लेवल पे हो रहे थे।
तो लाहौर तो पूछा नहीं जाएगा, बट अगेन मैं आपको बता देता हूँ, लाहौर जो है वो पाकिस्तान के पंजाब में है, जो कि इंडियन पंजाब के बगल में ही है। पंजाब को ही तोड़ के दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, एक हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया गया था। तो यहाँ पर आपको लाहौर देखने को मिलेगा, और इसका जो अल्फ़ाबेट है ए, उससे मैं आपको डिनोट करके बता दे रहा हूँ। उसके बाद अमृतसर, जो कि इंडियन पंजाब का हिस्सा है, वो इस साइड में है। तो बस इतना ही डिफरेंस है। उसके बाद कोलकाता की जहाँ तक बात है, तो कोलकाता वेस्ट बंगाल का कैपिटल भी है, और यहाँ पर एक कोस्टल सिटी के रूप में भी। तो ये रहा आपका कोलकाता। ठीक है, सी से मैंने इसको मार्क कर दिया। उसके बाद गांधी जी की बात आती है, तो गांधी जी का जिक्र जो आता है इस चैप्टर में, वो इसलिए आता है क्योंकि आज़ादी के दिन में वो कोलकाता में थे, और वहाँ पर जो दंगे भड़के हुए थे उसको शांत करने में अपनी जद्दोजहद लगा रहे थे। तो अगेन कोलकाता, एंड उसके बाद वो दिल्ली मूव करते हैं, तो कोलकाता में ही डी आ जाएगा, और उसके बाद दिल्ली आपका ये छोटा सा यहाँ पर। तो इसको हम लोग ई अल्फ़ाबेट से डिनोट कर देते हैं। उसके बाद सरदार पटेल, सरदार पटेल बिलोंग करते हैं आपके गुजरात से। तो ये रहा आपका सरदार पटेल का लोकेशन। उसके बाद प्रिंसली स्टेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले ट्रावनकोर। देखो ट्रावनकोर कोचीन आज के समय में आपको नहीं दिखेगा, ये पर्टिकुलरली आज के केरला से केरला वाला इलाका है। तो ये रहा आपका ट्रावनकोर कोचीन। ठीक है, इसको मैं जी से डिनोट कर देता हूँ। उसके बाद जूनागढ़ की बात आती है। जूनागढ़ जो है वो आपका यहाँ पर आता है। जूनागढ़ जो है वो इसलिए भी फेमस है क्योंकि जो वहाँ के नवाब थे, उन्होंने भारत के साथ ज्वाइन करने से मना कर दिया था। उन्होंने पाकिस्तान के साथ इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन पे साइन कर दिया था। हालांकि वहाँ पर प्लेबिसाइट के द्वारा ये चीज़ निश्चित करी गई कि ये भारत का ही पार्ट बनेगा। तो दिस इज़ जूनागढ़। आपको केवल गुजरात याद रखना है। उसके बाद कश्मीर की बात आती है, तो कश्मीर तो उस ज़माने में पूरा एक ही था। आज के समय में ये दो यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका कश्मीर है। उसके बाद हैदराबाद की बात आती है, तो हैदराबाद अगेन क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि उस ज़माने का जो हैदराबाद प्रिंसली स्टेट था वो बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ था। आज के समय का आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, इन सब इलाकों को टच करता है। खैर अभी के समय में जो हैदराबाद है वो आपके तेलंगाना का कैपिटल है। तो मैं इसी तेलंगाना में उसको मार्क कर देता हूँ, दिस इज़ योर तेलंगाना, एंड यहाँ पर आपको हैदराबाद देखने को मिलेगा। उसके बाद मणिपुर। मणिपुर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत का पहला ऐसा राज्य था जिसने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर इलेक्शंस कंडक्ट करवाए थे। तो मणिपुर कैसे याद रखोगे, तो वही चीज़ फिर से अगेन, मेघा, सैम, अरुण, नाग, मणि। सो दिस इज योर मणिपुर। ठीक है, तो ये जो इलाका हो गया दैट इज योर मणिपुर। ओके। उसके बाद नागपुर सेशन, 1920 का नागपुर सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पे डिसाइड किया गया कि हम लोग लिंग्विस्टिक बेसिस पर कांग्रेस के प्रोविंशियल कमेटी को बनाएंगे, और नागपुर पड़ता है आपके मॉडर्न डे महाराष्ट्र में। तो इसको हम लोग इस महाराष्ट्र के अंदर आप लोकेट करके वहाँ पर नाम लिख सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, इसको एल से डिनोट कर दिया गया। उसके बाद बात करते हैं हम लोग रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट की। सबसे पहला आंध्रा स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट। पुट्टी से रामलू वहीं से बिलोंग करते हैं, विशाल आंध्र मूवमेंट वहीं पर हुआ था। और सीबीएसई ने पिछले सालों में एक सवाल पूछा था कि पहला स्टेट कौन सा था जो कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर बना था, और उसमें उन्होंने ईयर 1952 लिख दिया था। हालांकि वो गलत है, सीबीएसई भी गलती कर रही है, क्योंकि जो आंध्र स्टेट है उसका अनाउंसमेंट हुआ था दिसंबर 1952 में, बना था वो अक्टूबर 1953 में। बट अगेन क्या ही करोगे कि पहला स्टेट जो लिंग्विस्टिक बेसिस बना था वो आंध्र स्टेट था, और ये आंध्र स्टेट जो है वो यहाँ पर है। इसका जो अल्फ़ाबेट है दैट इज एम। तो ये रहा आपका आंध्र स्टेट। ओके। उसके बाद बॉम्बे, बॉम्बे स्टेट हुआ करता था जिसको 1960 में तोड़कर दो अलग राज्य बना दिए गए। मराठी बोलने वाले लोगों के लिए महाराष्ट्र बना दिया गया, और गुजराती बोलने वाले लोगों के लिए गुजरात बना दिया गया। तो ये जो गुजरात है और महाराष्ट्र है तो आप बॉम्बे स्टेट मान सकते हो, इससे सवाल बन सकता है। उसके बाद मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, 1972 में ये तीनों स्टेट बने थे। मेघालय आपका ये हो गया, दिस इज मेघालय, दिस इज त्रिपुरा, एंड मणिपुर की जहाँ तक बात है तो ये आपका मणिपुर रहा। ठीक है, दिस इज योर मणिपुर। ओके। नाउ अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम 1987 में बने गए, और ये याद रखना कि डायरेक्ट सवाल नहीं पूछा जाएगा। उस स्टेट को मार्क कर दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि 1987 में कौन सा स्टेट बना था। तो अरुणाचल प्रदेश सबसे ऊपर में है, और सबसे पहले भारत में जो सूर्योदय होता है यहीं पर होता है, तिब्बत के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। दिस इज़ योर अरुणाचल प्रदेश।
1987 में एक स्टेट बना था असम से अलग करके। पहले इसको निफा कहा जाता था, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। एंड उसके बाद यहाँ पर मिज़ोरम की बात है, दिस इज़ योर मिज़ोरम। ठीक है। नेक्स्ट, झारखंड, उत्तरांचल एंड छत्तीसगढ़, ये तीनों ही स्टेट 2000 में बनाए गए हैं। झारखंड को अलग किया गया था, ये भी आप याद रखोगे कि झारखंड को अलग किया गया था बिहार से, उत्तरांचल को अलग किया गया था यूपी से, एंड छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था एमपी से। तीनों ही नवंबर 2000 में बने थे। तो झारखंड आपका ये हो गया, दिस इज़ योर झारखंड, एंड दिस इज़ योर उत्तरांचल, जो आज के समय पर उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है, यूपी से अलग करके पहाड़ी इलाका। एंड दिस इज़ योर छत्तीसगढ़, जो कि मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था, छत्तीसगढ़। उसके बाद तेलंगाना 2014 में ये आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। तो दिस इज़ योर तेलंगाना। ठीक है, और ये डिनोट किया गया है। उसके बाद बात आती है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के बारे में। जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख दोनों एक ही स्टेट हुआ करता था जम्मू एंड कश्मीर के नाम से, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। जो बड़ा सा पार्ट है दैट इज़ योर लद्दाख, एंड छोटा सा जो पार्ट है दैट इज़ योर जम्मू एंड कश्मीर। 2019 में बना था। हरियाणा का भी याद रख लो, हरियाणा भी कई बार पूछा गया है। दिस इज़ योर हरियाणा, दिल्ली चारों तरफ से इसने घेर रखा है, दैट इज़ योर हरियाणा। ठीक है। उसके बाद वो स्टेट जहाँ पर पहली बार नन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी। 1957 में पहली बार इंडिया में हुआ था कि किसी स्टेट में एक नन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म होती है, जो वहाँ पर लेफ्ट फ्रंट है उसकी सरकार बनी थी, और EMS नामोदरीपाद वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने थे। हालांकि कुछ ही समय बाद आर्टिकल 356 अर्थात प्रेसिडेंट रूल का यूज़ करके फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इसको हटा दिया गया था। तो वो स्टेट कौन सा है, दैट इज़ योर केरला। ठीक है। नेक्स्ट, ये पर्सनालिटीज़ किन स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये भी सवाल पूछा जाता है। राजकुमारी अमृत कौर, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज सी वॉज द वेरी फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर इन इंटरिम गवर्नमेंट। तो हमारी जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें ये हेल्थ मिनिस्टर थी, और ये कपूरथला से बिलोंग करते थी। सो दैट इज़ इन पंजाब। तो इनका जो अल्फ़ाबेट है दैट इज़ ए। तो पंजाब से राजकुमारी अमृत कौर बिलोंग करती है। और डायरेक्ट सवाल नहीं पूछा जाएगा कि राजकुमारी अमृत कौर किस स्टेट, यहाँ पर सवाल ये रहेंगे कि इंटरिम गवर्नमेंट में पहली हेल्थ मिनिस्टर किस स्टेट से बिलोंग करती है। ठीक है। उसके बाद AK गोपालन आते हैं, CPI के लीडर, और बाद में जब CPI का स्प्लिट होता है 1964 में, तो इन्होंने CPI-M को ज्वाइन कर लिया था। तो ये जो बिलोंग करते हैं वो केरला से बिलोंग करते हैं। और उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के फाउंडर, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को फाउंड किया था, ड्राफ्टिंग कमेटी के ये चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। साथ ही साथ वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय जो वॉइसरॉय की काउंसिल हुआ करती थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसके वो मेंबर भी थे। पहले लॉ मिनिस्टर थे नेहरू जी की कैबिनेट में, और हिंदू कोड बिल के ऊपर जो विवाद हुआ था उसके बाद उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, और उसके बाद उन्होंने बुद्धिज़्म को भी अडॉप्ट कर लिया था। तो BR अम्बेडकर जो बिलोंग करते हैं वो बिलोंग करते हैं मध्य प्रदेश से, मेयो से हैं। तो इनका जो अल्फ़ाबेट है दैट इज़ योर C, मध्य प्रदेश। उसके बाद रफ़ी अहमद किदवई, वो भारत की पहली सरकार में कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे, साथ ही साथ फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रहे। उसके बाद आचार्य नरेंद्र देव, जो कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के लीडर थे, और दीनदयाल उपाध्याय, जो कि RSS कार्यकर्ता थे, जिन्होंने भारतीय जनसंघ की नींव रखने में भी एक अहम भूमिका निभाई। वो पहले जनरल सेक्रेटरी भी थे, उसके बाद वो प्रेसिडेंट भी बने जनसंघ के। इन्होंने ही इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के आइडिया को दिया था, और तीनों ही उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ये आप याद रखोगे, रफ़ी अहमद किदवई, आचार्य नरेंद्र देव और दीनदयाल उपाध्याय। तो तीनों का ही D, E और F, तीनों ही उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, ऐसा भी थोड़ा सा एनालॉजी लगाओगे तो बना लोगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिंदू महासभा के लीडर थे, भारतीय जनसंघ को इन्होंने ही फाउंड किया था। नेहरू जी की कैबिनेट में ये एक मिनिस्टर के रूप में काम कर रहे थे, और इनके पास जो पोर्टफोलियो था वो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का था। इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर को दिए गए आर्टिकल 370 के तहत ऑटोनॉमी का विरोध किया था, और वहाँ पर जाकर प्रोटेस्ट भी किया था, जहाँ पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और वहीं पर संदेहास्पद रूप से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बिलोंग करते हैं वेस्ट बंगाल से, तो इनका अल्फ़ाबेट है दैट इज़ G। तो दिस इज़ योर वेस्ट बंगाल, राइट। नेक्स्ट इज C राजगोपालाचारी और राजा जी, जो कि फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे। देखो, भारत को जब आज़ादी हासिल हुई 1947 में, तो उससे पहले लॉर्ड माउंटबेटन हमारे गवर्नर जनरल थे।
और आज़ादी मिलने के बाद भी लॉर्ड माउंटबेटन ने ही कंटिन्यू किया था एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लेकिन उसके बाद ये पोस्ट चला आता है सी राजगोपालाचारी के पास, ठीक है। और उसके बाद इस पोस्ट को ख़त्म ही कर दिया जाता है एंड देन राजेंद्र प्रसाद बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये पहले और आखिरी इंडियन गवर्नर जनरल थे, तो ये आप याद रखोगे। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र पार्टी के फाउंडर भी थे और ये मद्रास के चीफ मिनिस्टर भी रहे थे, और मद्रास जो आज के समय का तमिलनाडु कहलाता है। तो सी राजगोपालाचारी दैट इज एच बिलोंग्स टू मद्रास और तमिलनाडु। जब सबसे पहली बार भारत रत्न दिया गया था तो इन लोगों को दिया गया था, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर सीवी रमन एंड डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये भी उनमें से एक थे। अब रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। राजकुमारी अमृत कौर याद रखना, पंजाब से बिलोंग करती थी। ए के गोपालन केरला से बिलोंग करते थे। उसके बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूज टू बिलोंग फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड देन रफ़ी अहमद किदवई, आचार्य नरेंद्र देव एंड दीनदयाल उपाध्याय, तीनों ही आपके उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी बिलोंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड देन सी राजगोपालाचारी ही वॉज फ्रॉम मद्रास और तमिलनाडु। नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं, छोटा सा ही चैप्टर है, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। दैट इज़ बॉम्बे प्लान 1944। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने स्टेट के ग्रेटर रोल के ऊपर एम्फेसिस डाला था। तो बॉम्बे प्लान अगेन ये महाराष्ट्र का पार्ट बन जाता है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो बॉम्बे प्लान को, यहाँ पर लिंक कर सकते हो। देन भाखरा नांगल डैम, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में बहुत सारे डैम की नींव रखी गई थी, जिसमें भाखरा नांगल डैम का भी जिक्र है आपके चैप्टर में। तो भाखरा नांगल डैम सतलुज नदी पर है और वो है हिमाचल प्रदेश में, तो यहाँ पर है आपका हिमाचल प्रदेश, तो भाखरा नांगल डैम आपका यहाँ पर हुआ। उसके बाद इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी, जो कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे और साथ ही साथ विदेश मंत्री भी थे। तो उनका निधन जब तक नहीं हुआ 1964 में, तब तक वो भारत के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री भी थे। तो 1947 से 64 तक उन्होंने ही ये दोनों ही कार्यभार संभाले हैं, और इनको इंडिया के फॉरेन पॉलिसी का आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। एंड ही यूज्ड टू बिलोंग फ्रॉम उत्तर प्रदेश, प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद सरदार पटेल, फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर, इन्होंने प्रिंसली स्टेट को इंडिया के साथ इंटीग्रेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो सरदार पटेल पहले भी मैंने बताया है कि वो गुजरात से बिलोंग करते थे। उसके बाद वी के कृष्ण मेनन, जो कि नेहरू जी के काफ़ी अच्छे दोस्त थे। उन्होंने अलग अलग देशों में भारत के एम्बेसडर के रूप में भी काम किया था, ब्रिटिश लेबर पार्टी के भी मेंबर थे। साथ ही साथ ये डिफेंस मिनिस्टर भी रहे इंडिया के, और चाइना के साथ जब युद्ध हुआ था 1962 में, तो यही डिफेंस मिनिस्टर थे। और जब हार गई इंडिया तो उसके बाद इन्होंने अपने उस पद से त्यागपत्र दे दिया था। तो वी के कृष्ण मेनन बिलोंग करते थे केरला से, तो आप यहाँ पर सी को मार्क कर सकते हो। उसके बाद इंपॉर्टेंट प्लेसेस को देख लेते हैं। सबसे पहले धर्मशाला, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट इज़ द लार्जेस्ट सेटलमेंट ऑफ तिब्बतियंस इन इंडिया। यहाँ से तिब्बतन का जो पार्लियामेंट इन एग्जाइल है या गवर्नमेंट इन एग्जाइल है, ये भी चलता है, और दलाई लामा यहीं पर रहते हैं। तो धर्मशाला पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश में, दिस इज़ योर हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ पर ए मार्क कर देते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि दुनिया में सबसे ऊंचा जो क्रिकेट प्ले ग्राउंड है वो आपका धर्मशाला में ही है। उसके बाद लद्दाख की बात आती है। लद्दाख इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के इलाके में चाइना ने हमारे ऊपर हमला किया था ड्यूरिंग दैट सीनो इंडिया वॉर ऑफ 1962। सो लद्दाख आपका यहाँ पे रहा, जिसके एक्साई चीन वाले इलाके पे कब्जा कर लिया गया है चाइना के द्वारा। और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, जो उस समय पर नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था, नेफा, ठीक है। तो ये रहा आपका अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद आती है बात शिमला की। शिमला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच में जुलाई 1972 में यहीं पर एग्रीमेंट हुआ था, और शिमला अगेन है आपका हिमाचल प्रदेश में, तो यहीं पर मैं आपको डी भी मार्क करके बता दे रहा हूँ। उसके बाद कारगिल 1999 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कन्फ्रंटेशन हुआ था वो कारगिल में हुआ था, वो आपका जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है, और ये एलओसी के पास वाला इलाका है, तो यहाँ पर आप मार्क कर सकते हो खैर। उसके बाद पोखरन, जहाँ पर दोनों ही बार जो भारत ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट करा है वो यहीं पर कंडक्ट किया गया है 1974 1998 में। पोखरन 1 पोखरन 2 के नाम से जाना जाता है। पोखरन पड़ता है आपका राजस्थान में, तो इसको मैं एफ से डिनोट कर दे रहा हूँ। उसके बाद वो स्टेट जहाँ पर श्रीलंका में हुए क्राइसिस का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था, दैट वाज ऑब्वियसली इन तमिलनाडु, क्योंकि वो बगल वाला इलाका और बहुत सारे जो तमिलियंस थे वो इससे प्रभावित हुए थे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। सबसे पहले बात आती है लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में।
वो भारत के दूसरे प्राइम मिनिस्टर थे, रेलवे मिनिस्टर भी रहे थे नेहरू जी के कैबिनेट में 1951 से 56 के बीच में। यूपी के कैबिनेट के वो मिनिस्टर थे और उन्होंने जब रेलवे का एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और इन्हीं के समय पर पाकिस्तान के साथ 1965 का वॉर लड़ा गया था और इन्होंने एक बहुत ही फेमस स्लोगन दिया था, जय जवान जय किसान, क्योंकि उस समय दोनों ही दिक्कतें थी, एग्रीकल्चर फूड प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा थे, फूड क्राइसिस था इंडिया में, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ युद्ध भी छिड़ गया था। इसके बाद इन्होंने ही ताशकंद एग्रीमेंट को साइन किया था। ताशकंद पड़ता है आज के समय के उज्बेकिस्तान में, और वहाँ पर जनरल अयूब खान और शास्त्री जी के बीच में एग्रीमेंट हुआ था और वहीं पर उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो लाल बहादुर शास्त्री बिलोंग करते हैं आपके उत्तर प्रदेश से, बनारस से। उसके बाद बात आती है इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी वॉज द थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर द डिमाइस ऑफ लाल बहादुर शास्त्री जी। कांग्रेस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं 1958 में, और शास्त्री जी के कैबिनेट में ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी थे। तो ये भी आप याद रखना, ये ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है कि शास्त्री जी के कैबिनेट में इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कौन थे, तो वो इंदिरा गांधी थी। उसके बाद गरीबी हटाओ का नारा दिया था 1971 के इलेक्शंस में। 1971 वॉर के समय पर यही भारत की प्राइम मिनिस्टर थी। प्रिवी पर्स को ख़त्म करने की बात हो या बैंकों को नेशनलाइज करने की बात हो इन 1969 एंड इवन इन 1980, न्यूक्लियर टेस्ट 1974 का, ऑपरेशन ब्लू स्टार ऑफ 1984, ये सब इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुआ था। 1975 में इन्होंने नेशनल इमरजेंसी की घोषणा करी थी, जिसके बारे में आपने पूरे चैप्टर में पढ़ा था, द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर में। इसके अलावा 1967, 71 और 80 के जनरल इलेक्शंस में इन्होंने ही कांग्रेस को लीड किया था और जीती भी थी। 77 में हार गई थी। 1984 में जब ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद के घटनाक्रम कुछ ऐसे बदलते हैं कि इन्हीं को इनके ही बॉडीगार्ड्स ने गोली मार दी थी, तो 31 अक्टूबर को इनका निधन हो जाता है। और इंदिरा गांधी अगेन बिलोंग करती हैं उत्तर प्रदेश से, क्योंकि इनका भी जो जन्म है वो प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ है। नेहरू जी का भी वहीं हुआ था। उसके बाद CN अन्नादुरई, जो कि मद्रास के चीफ मिनिस्टर रहे थे 1967। याद रखिएगा 1967 में पहली बार हुआ था कि किसी स्टेट में मेजॉरिटी के साथ नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, टू बी नोटेड। भारत में सबसे पहली बार किसी स्टेट में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बना था तो वो 1957 केरला में बना था, लेकिन वो मेजॉरिटी के साथ नहीं था। CPI के पास उतने सीट्स नहीं थे कि वो अकेले अपनी सरकार बना पाए, तो उसने कुछ जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था उनका सहारा लिया था। लेकिन 1967 में मद्रास में पहली बार हो रहा था कि एक फुल मेजॉरिटी की सरकार बन रही थी, और वो सरकार बनी थी DMK की, द्रविड़ मुनेत्र कज़गम की, और CN अन्नादुरई वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने थे। इन्होंने DMK इन्होंने ही फॉर्म किया था 1949 में, और एंटी हिंदी एजिटेशन के वो एक बड़े प्रणेता और नेता थे। CN अन्नादुरई अगेन मद्रास अर्थात तमिलनाडु, तो इनका जो अल्फ़ाबेट है इनसे एसोसिएटेड, दैट इज़ C, तो इससे मैंने आपको डिनोट करके बता दिया। उसके बाद राम मनोहर लोहिया, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के लीडर, नॉन कांग्रेसिज्म का आइडिया इन्होंने ही दिया था। मैनकाइंड और जन जैसे जो मैगजीन्स थे इनके वो एडिटर भी थे, और राम मनोहर लोहिया बिलोंग करते हैं आपके उत्तर प्रदेश से। उसके बाद बात आती है कि कामराज की। कामराज बहुत इंपॉर्टेंट, मद्रास के चीफ मिनिस्टर रहे थे, और इन्होंने ही अपने कार्यकाल के दौरान मिड डे मील स्कीम शुरू करा था, जिसके तहत बच्चों को स्कूल में ही खाने की व्यवस्था करवा दी गई थी। सिंडिकेट के पार्ट थे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रह चुके थे, और ये ऑब्वियसली मद्रास के चीफ मिनिस्टर। इट मीन्स कि मद्रास आपका कुछ ये रहा आज के समय का तमिलनाडु। कामराज प्लान भी था एक, वो भी याद रखना। कामराज प्लान ये था कि इन्होंने ये आह्वान किया था कि कांग्रेस में जो वेटरन लीडर्स हैं या जो एक उम्र क्रॉस कर चुके हैं, अब उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए ताकि नए जो लीडर्स हैं वो आगे बढ़ पाएँ। तो कामराज इट मीन्स मद्रास और तमिलनाडु। एस निजलिंगप्पा मैसूर के ये CM रहे थे, प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस रहे 1968 से 71 के बीच में, और मॉडर्न कर्नाटका को बनाने का जो श्रेय है इन्हीं को जाता है। तो एस निजलिंगप्पा हो गया आपके कर्नाटक, और कर्नाटक आपका रहा कुछ ये, ठीक है। इनसे एसोसिएटेड जो अल्फ़ाबेट है दैट इज़ F, ठीक है। उसके बाद कर्पूरी ठाकुर बिहार के CM रहे थे 70 से 71 और 77 से 79 के बीच में। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, कई बार CBSE ने पूछा है इसको, कि नॉर्थ इंडिया में पहली बार हो रहा था कि किसी स्टेट में OBC को रिजर्वेशन दिया जा रहा है, इन्हीं के द्वारा दिया गया था बिहार में OBCs को रिजर्वेशन। राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण की आइडियोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे कर्पूरी ठाकुर, तो वो बिलोंग करते थे बिहार से, और बिहार आपका रहा ये, इनसे एसोसिएटेड अल्फ़ाबेट है दैट इज़ G। उसके बाद वराह वेंकट गिरी, VV गिरी। 1969 में जब हमारे प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद वो सीट खाली और उसके लिए इलेक्शंस कंडक्ट करवाने की बात आई। देन
कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया नीलम संजीवा रेड्डी को, और उसके अगेंस्ट में इंदिरा गांधी ने अपने पर्सनल लेवल पर एक कैंडिडेट खड़ा किया जाकिर हुसैन के ही वाइस प्रेसिडेंट वराह वेंकट गिरी को। 1969 में ये इंदिरा गांधी के द्वारा सपोर्टेड एक कैंडिडेट थे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, और ये जीत भी जाते हैं 1969 से 74 तक, मतलब अगले 5 सालों तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। श्रीलंका में एम्बेसडर के रूप में काम कर चुके थे और जाकिर हुसैन के समय पर यही वाइस प्रेसिडेंट थे। वीवी गिरी जो हैं वो एक ज़माने के जो मद्रास प्रोविंस है उसका वो पार्ट था, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। अब देखो आज के समय में जहाँ पर वीवी गिरी का जन्म हुआ था वो उड़ीसा में पड़ता है, तो दिस इज़ योर ओडिशा, एंड यहाँ पर वड़ा वेंकट गिरी का जन्म हुआ था। लेकिन जब पास्ट ईयर पेपर मैंने देखा है ना, तो आज भी सीबीएसई ये मान के चल रहा है कि वड़ा वेंकट गिरी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपके मद्रास प्रोविंस में, और इसलिए वो आंध्र प्रदेश को मार्क करके चलता है और आंध्र प्रदेश को ही सही आंसर मानता है। तो अगेन ये डिपेंड करेगा आपके मार्किंग पे कि क्या मार्क किया गया, उसके आधार पर आपको आंसर देना है। हालांकि मैं लास्ट में आपको बताऊंगा ही कि कैसे सवाल सॉल्व किए जाते हैं, बट ये चीज़ है कि आप वीवी गिरी को मान के चल सकते हो कि ही वॉज फ्रॉम आंध्र प्रदेश, बट जो सही है वो है आज के समय का उड़ीसा, उस ज़माने का मद्रास प्रोविंस। उसके बाद गयालाल, बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, जैसे लोग कपड़े बदलते हैं वैसे इन्होंने पार्टी बनी थी। आयाराम गयाराम 1967 में पहली बार हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में, इन्होंने कुछ दिनों के अंदर ही बहुत बार पार्टीज बदल ली, तो इसलिए एक प्रोवर्ब इनसे एसोसिएटेड हो गया, आयाराम गयाराम। गयालाल जो थे वो हरियाणा से बिलोंग करते थे, तो हरियाणा आपका ये रहा। आपको देखने से ये लगेगा कि दिल्ली जो है वो हरियाणा के अंदर ही है, तो इनसे एसोसिएटेड जो अल्फ़ाबेट है दैट इज़ आई। उसके बाद सिंडिकेट लीडर्स के बारे में समझ लेते हैं। के कामराज, अभी हम लोगों ने बात करा, के कामराज तमिलनाडु से, जी यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। उसके बाद बात आती है एस के पाटिल। पाटिल भाव कहाँ पर होते हैं? महाराष्ट्र में, तो ही यूज टू बिलोंग फ्रॉम महाराष्ट्र, दिस इज योर महाराष्ट्र। ओके, उसके बाद एस निजलिंगप्पा, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा, ही वॉज चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, देन मैसूर, उस जमाने मैसूर के नाम से था, तो वहाँ के वो चीफ मिनिस्टर थे। और साथ ही साथ मॉडर्न कर्नाटका को बनाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे थे 1968 से लेकर 71 तक। दिस इज़ योर कर्नाटका, तो हम लोग एल से नोट कर देते हैं। उसके बाद नीलम संजीवा रेड्डी, ही वॉज ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ कांग्रेस पार्टी ड्यूरिंग दैट 1969 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, और नीलम संजीवा रेड्डी बिलोंग करते थे आपके आंध्र प्रदेश से, तो ये हो गए नीलम संजीवा रेड्डी, ठीक है, इसको एम से डिनोट कर दिया जाएगा। उसके बाद अतुल्य घोष, जो कि अगेन एक सिंडिकेट के लीडर थे और वो बिलोंग करते थे वेस्ट बंगाल से। घोष बाबू लोग वेस्ट बंगाल से ज़्यादातर होते हैं। ये हो गए, और इसको एन से डिनोट कर दिया गया है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार मैंने सवाल देखा है कि सीबीएसई पूछती है, तो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस में आता है। देखो 1967 का जब इलेक्शन होता है तो आपको याद होगा कि उसको पॉलिटिकल अर्थक्वेक कहा जाता है, और भारत में 9 स्टेट्स ऐसे थे जहाँ पर कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई थी, तो उनके नाम याद होने चाहिए। पंजाब, पंजाब में पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी थी, जिसमें अगेन अकाली दल हो गया, जनसंघ हो गया, बहुत सारे और भी पार्टीज़ ने मिलकर वहाँ पर सरकार बनाई थी। तो वो, तो ऐसे सवाल पूछा जा सकता है कि पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट ने कहाँ पर गवर्नमेंट फॉर्म किया था ड्यूरिंग दैट 1967 इलेक्शन, सो दैट इज़ इन पंजाब, और उससे एसोसिएटेड जो अल्फ़ाबेट है दैट इज़ एन। ओके, उसके बाद हरियाणा आता है, हरियाणा उसके बगल में ही है। देन उत्तर प्रदेश, दैट इज़ पी, दिस इज़ योर उत्तर प्रदेश, ठीक है, या फिर बेटर है कि मैं इसका नाम ही लिख दे रहा हूँ, दैट इज़ योर पंजाब, एंड दिस इज़ योर हरियाणा, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, हरियाणा, दिस इज उत्तर प्रदेश। उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद बिहार, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड मद्रास। यहाँ पर गवर्नमेंट नहीं फॉर्म हुई थी, और मद्रास तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर तो मेजॉरिटी लेकर डीएमके ने सरकार बना ली। बाकी जगह पे तो संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी, लेकिन यहाँ पर तो डीएमके ने अकेले बलबूते सरकार बना ली। उसके बाद केरला, दैट इज दिस, केरला। अच्छा, एक सवाल इसमें कई बार आता है कि वैसा कौन सा स्टेट था जहाँ पर 1967 में आईएनसी ने तोड़ जोड़ करके सरकार बना ली ऐसे तैसे करके, मतलब वहाँ पर मेजॉरिटी नहीं मिला था,
लेकिन फिर भी सरकार बना दिया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ इन राजस्थान। बहुत लंबी कहानी है, उसमें काफ़ी दंगे हुए थे, सरकार बनाना बहुत मुश्किल था उस ज़माने में। बट एनीवे सरकार बना ली गई जैसे तैसे करके। तो राजस्थान में सरकार बना लिया गया था, ये आप याद रखना। बाकी जो मैंने स्टेट्स बताए हैं उसमें सरकार नहीं बन पाई थी। उसके बाद रिवाइज़ कर लेते हैं एक बार। लाल बहादुर शास्त्री आपके कहाँ से बिलोंग करते हैं? उत्तर प्रदेश से। इंदिरा गांधी अगेन उत्तर प्रदेश। सी एन नादुरई तमिलनाडु से। रामन लोहिया अगेन उत्तर प्रदेश। के कामराज हो गए तमिलनाडु से। उसके बाद एस निजलिंगप्पा हो गए कर्नाटका से। कर्पूरी ठाकुर हो गए बिहार के चीफ मिनिस्टर। एंड वीवी गिरी को मान के चल रहा है सीबीएसई कि वो आंध्र प्रदेश से थे। हालांकि मैं अगेन कह रहा हूँ ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन में कहाँ पे मार्किंग करी गई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, दैट इज़ द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। यहाँ पर सबसे पहले बात आएगी ऐसे स्टेट की जहाँ पर 1974 में स्टूडेंट ने एजिटेशन किया था। सबसे पहले गुजरात में नवनिर्माण मूवमेंट था, इसको नवनिर्माण मूवमेंट के नाम से जानते हैं। और इसको लीड किया था मोरारजी देसाई ने। वहीं पर बिहार में जो मूवमेंट हुआ था उसको कहते हैं संपूर्ण क्रांति और टोटल रिवॉल्यूशन। ठीक है, एंड अगेन लीडर जयप्रकाश नारायण। तो गुजरात आपका हो गया यहाँ पर और बिहार हो गया ये। ठीक है, ओके। नाउ वो स्टेट जहाँ पर नक्सल मूवमेंट स्टार्ट हुए थे, देखो नक्सल मूवमेंट तो वैसे हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी मैंने इसको दे दिया कि नक्सल का एक जगह पे जिक्र है आपके चैप्टर में। तो नक्सल मूवमेंट की जो शुरुआत हुई थी वो वेस्ट बंगाल में हुई थी। वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में एक गांव है नक्सलबारी, वहीं से एक मूवमेंट शुरू हुआ था, इसलिए इसको नक्सलाइट मूवमेंट कहते हैं। तो ये हुआ था वेस्ट बंगाल से, तो इसको मैं सी से मार्क कर दे रहा हूँ, दैट इज़ वेस्ट बंगाल। ओके, नेक्स्ट वो स्टेट जहाँ से केशवानंद भारती केस बिलोंग करता है, दैट इज़ इन केरला। ठीक है, तो इसको डी से डिनोट कर दिया जा रहा है यहाँ पर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और वो स्टेट जहाँ से इंदिरा गांधी ने 1967, 71, 77, 80 का चुनाव लड़ा था, और ये सारा ही चुनाव उन्होंने उत्तर प्रदेश से लड़ा था। रायबरेली उनकी सीट हुआ करती थी, और इसी सीट पर राजनारायण ने 1971 और 77 का चुनाव लड़ा था। 77 में तो उन्होंने हरा दिया था इंदिरा गांधी को। ठीक है, और वो स्टेट जहाँ पर संजय गांधी ने इलेक्शन कंटेस्ट किया, अगेन वो उत्तर प्रदेश, और इनकी जो सीट थी वो अमेठी की थी, और बाकी इंदिरा गांधी और राजनारायण दोनों की जो सीट है वो है रायबरेली। ओके, नाउ द हाई कोर्ट दैट डिक्लेयर्ड इंदिरा गांधी इलेक्शन इनवैलिड। तो अगेन उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वो जजमेंट दिया था जिसने 1971 में इंदिरा गांधी का चुना जाना गैर कानूनी बताया। उसके बाद फणीश्वर नाथ रेणु बिलोंग करते थे आपके बिहार से, जिन्होंने इमरजेंसी को प्रोटेस्ट करने के लिए अपना पद्म अवार्ड जो था उसको लौटा दिया था। वहीं शिवरामा कारंत ये बिलोंग करते थे कर्नाटका से, कन्नड़ राइटर, और इन्होंने भी अपना पद्म अवार्ड लौटा दिया था इमरजेंसी के प्रोटेस्ट में। तो आपके ई, एफ, जी ये तीनों ही बिलोंग करते हैं आपके उत्तर प्रदेश से। उसके बाद एच भी आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट अगेन यहीं पे हो गया। फणीश्वर नाथ रेणु बिहार, मतलब ये वाला इलाका आई, एंड कर्नाटका शिवरामा कारंत दैट इज हियर, राइट। उसके बाद जयप्रकाश नारायण, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, एक सोशलिस्ट लीडर थे, साथ ही साथ क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942 में इन्होंने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। विनोबा भावे के द्वारा चलाए गए भूटान मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। नागा रिबल्स के साथ पीस नेगोशिएशन या जम्मू एंड कश्मीर में पीस इस्टेब्लिश करने की इनकी मुहिम, या चंबल के डाकुओं के साथ इनकी जो बातचीत चली थी एंड सरेंडर उनको करवाया गया था, इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। बिहार मूवमेंट के यही लीडर थे, और इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी के सामने सबसे बड़े फेस के रूप में यही थे। तो जयप्रकाश नारायण बिलोंग करते हैं आपके बिहार से, और ये रहा आपका ए बिहार। उसके बाद मोरारजी देसाई, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। मोरारजी देसाई बॉम्बे स्टेट हुआ करता था, जिसको 1960 में तोड़कर गुजरात और महाराष्ट्र बना दिया गया, तो बॉम्बे स्टेट के वो चीफ मिनिस्टर भी थे। इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बनी थी तो वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर भी बने थे, लेकिन जो प्रीवी पर्स को ख़त्म करने की बात है या बैंक को नेशनलाइज करने की बात थी, तो उन पर तकरार हो गई एंड देन ही रिजाइंड। और 1969 में जब कांग्रेस का स्प्लिट हो जाता है तो ये कांग्रेस ओ के साथ जुड़ गए, जनता पार्टी के लीडर बने, और भारत में पहली बार नन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर कोई बने तो मोरारजी देसाई बने 1977 में इमरजेंसी के बाद। लेकिन ज़्यादा दिन तक ये अपनी सरकार चला नहीं पाए, 77 से लेकर 79 तक ही इनकी सरकार चली, और मोरारजी देसाई आज के समय के गुजरात से बिलोंग करते हैं। उसके बाद
चौधरी चरण सिंह, जैसा मैंने आपको बताया कि जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी, मोरारजी देसाई हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन 2 साल के बाद ही उनकी जो सरकार है वो गिर जाती है और चौधरी चरण सिंह जो उन्हीं के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, विद द सपोर्ट ऑफ कांग्रेस वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई के 77 से 79 के बीच में, और उसके बाद खुद वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं 79 से 80 तक। भारतीय क्रांति दल और भारतीय लोक दल के फाउंडर थे। 2 बार वो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके थे। एंड चौधरी चरण सिंह किसान नेता के रूप में बड़े जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखोगे। बाबू जगजीवन राम, वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट लेबर मिनिस्टर इन फर्स्ट मिनिस्टर नेहरू की कैबिनेट में, वो लेबर मिनिस्टर के तौर पर थे। 77 से 79 के बीच में मोरारजी देसाई के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के रूप में ये भी काम कर रहे थे। अर्थात मोरारजी देसाई जब 77 में प्राइम मिनिस्टर बने तो उनके 2 डिप्यूटीज थे, चौधरी चरण सिंह एंड बाबू जगजीवन राम, या बाबू जी भी इनको कहा जाता है, और लेबर मिनिस्टर के रूप में इनको आप याद रखोगे। इन्होंने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नाम की पार्टी बनाई कांग्रेस से अलग होके, हालांकि बाद में इसको जनता पार्टी से मर्ज कर दिया गया। और ये बिलोंग करते हैं आपके बिहार से, और इनका जो अल्फ़ाबेट है दैट इज़ डी। तो मैं यहाँ पर, हाँ, चौधरी चरण सिंह जो है वो आपके उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं इस स्टेट। एंड बाबू जगजीवन राम की जो पुत्री हैं मीरा कुमार जी, वो भारत की लोकसभा में सबसे पहली महिला स्पीकर थी। तो ये भी आप फैक्ट याद रखें। अब इस चैप्टर में बहुत एक इम्पॉर्टेंट मैप है, दैट इज़ कि 1977 के इलेक्शंस में क्या रिजल्ट देखने को मिला। तो कुछ फैक्ट याद रखोगे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिला था। आई रिपीट कि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 1977 इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिले, और एक एक सीट राजस्थान और मध्य प्रदेश में लेने में सफल रही। राजस्थान में देख पा रहे हो कि एक सीट यहाँ पर है, मध्य प्रदेश में एक सीट यहाँ पर है, तो वहाँ पर एक एक सीट लेने में सफल रही। तो ऐसे सवाल आ सकते हैं कि वो स्टेट मार्क कर दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि किस स्टेट से कांग्रेस पार्टी ने एक सीट जीता था 1977 के इलेक्शन में। तो या तो वो राजस्थान होगा या मध्य प्रदेश होगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करते हैं, दैट इज रीजनल एस्पिरेशन, और सबसे पहले बात आती है जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं, ये कुछ नहीं था, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जब भारत के साथ इंटीग्रेशन हो गया, बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कुछ तकरार हुई और 1953 से लेकर 64 तक इनको जेल में डाल दिया गया। फिर अगले साल 1965 से लेकर 68 तक अगेन इनको डिटेन कर लिया गया था। बाद में इंदिरा गांधी के साथ एक एग्रीमेंट होता है और 1974 में ये वापस से जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बनते हैं। हालांकि इनका निधन हो जाता है 82 में, और उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं 82 से 84, फिर 86 से 90 और 1996 से लेकर 2002 तक यही चीफ मिनिस्टर रहते हैं। फिर उमर अब्दुल्ला 2009 से लेकर 15 तक चीफ मिनिस्टर थे, और अभी हाल में जब जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए इलेक्शंस होते हैं, पहली बार इस रीऑर्गेनाइजेशन के बाद पहली बार जम्मू एंड कश्मीर जब एक यूनियन टेरिटरी बन गया, उसकी असेंबली बन गई, तो पहली बार जब इलेक्शन हुआ तो उसमें उमर अब्दुल्ला वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने। तो प्रेजेंट डेट में उमर अब्दुल्ला द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद मुफ्ती मोहम्मद सईद, वेरी इंपॉर्टेंट, 2002 में जब चुनाव होते हैं तो विद द सपोर्ट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस स्टेट। एंड 2015 से लेकर 16 तक ये अगेन चीफ मिनिस्टर बनते, बट इस बार उन्होंने बीजेपी से सपोर्ट लिया था। देखो, पहली बार में उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस से लिया और 2015 में उन्होंने बीजेपी से सपोर्ट लिया। 16 में इनकी मृत्यु हो जाती है, इनका देहांत हो जाता है, और उसके बाद उन्हीं की बेटी महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर बनती है। 2016 से लेकर 18 तक ये चीफ मिनिस्टर रहती है, और उसके बाद वहाँ पर गवर्नेंस रूल एंड प्रेसिडेंट रूल लगाने के बाद आर्टिकल 370 को हटा दिया जाता है एंड फिर जम्मू एंड कश्मीर को ही तोड़ दिया जाता है। ताकि याद रखना, शी वॉज द वेरी फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो सारे ही लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो ये जम्मू एंड कश्मीर बिलोंग करते हैं। ठीक है, दिस इज योर जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद बात आती है पंजाब की। मास्टर तारा सिंह अकाली मूवमेंट के लीडर, और पंजाब के फ्रीडम मूवमेंट को भी ये सपोर्ट किया करते थे। फिर संत हरचंद सिंह लोंगोवाल अकाली लीडर थे, और राजीव गांधी के साथ इन्होंने लोंगोवाल एकॉर्ड को भी साइन किया था, और ये अगेन पंजाब से बिलोंग करते हैं। उसके बाद अकाली दल, जो कि पंजाब की एक पार्टी है, 1920 में फॉर्म हुई थी, और पंजाबी सूबा के मूवमेंट को यहीं से स्टार्ट किया गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में, आपको याद होगा, स्वर्ण मंदिर में जो कुछ मिलिटेंट्स घुस गए थे उसको निकालने के लिए भारत सरकार ने एक अभियान चलाया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार नाम दिया गया था। तो ये सारा कुछ हुआ है पंजाब में। सो दिस इज योर पंजाब। नाउ मूविंग अहेड टू नॉर्थ ईस्ट और असम। असम में बोडोज, कार्बीज, दिमसाज जो कम्युनिटीज़ हैं वो एक सेपरेट स्टेट की डिमांड करते हैं। हालांकि भारत सरकार इस पर
मंजूर नहीं करती इनके अंगों को, और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑटोनोमस काउंसिल इनको बना दिया गया है। तो बोडोज, कार्बीज और दिमसा जो हैं आसाम से बिलोंग करते हैं। आसाम ए आकार का आपको देखने को मिलेगा, तो दिस इज़ योर आसाम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आंसू। आंसू भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज 1979 से 85 तक जो भी वहाँ पर एंटी फॉरेनर मूवमेंट चला, जिसके अंदर में ये मांग थी कि बाहर से आए जो लोग हैं, बांग्लादेशी जो लोग हैं, उनको यहाँ से भगाया जाए। तो वो मूवमेंट आंसू ने ही लीड किया था, और राजीव गांधी के साथ 1985 में अकॉर्ड भी साइन किया गया था। ठीक है, तो ये अगेन आसाम से बिलोंग करते हैं। उसके बाद मिज़ोरम की बात आती है। लाल दंगा, जिन्होंने मिज़ो नेशनल फ्रंट को फॉर्म किया था, राजीव गांधी के साथ एग्रीमेंट साइन करते हैं 1986 में, और उसके बाद वो मिज़ोरम के चीफ मिनिस्टर के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मिज़ोरम आपका हो गया ये। फिर से रिवाइज करा दूँ क्या? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, मेघा, सैम, अरुण, नागमणि लेने या देखने, राम पूरा गए थे। ठीक है, सब याद रख सकते हो। उसके बाद नागालैंड की बात आती है। अंगामी जापो फिजो, जिन्होंने इंडिपेंडेंट नागालैंड के लिए मूवमेंट लॉन्च किया। बाद में इनको फिर जाइल में रहना पड़ा, लंदन में, पाकिस्तान में कई समय तक यहाँ पर रहे थे। तो ये बिलोंग करते हैं नागालैंड से। तो नागालैंड। देन सिक्किम। सिक्किम से बिलोंग करते हैं खाजी लेदुप दौरजी खामसरपा, जिन्होंने सिक्किम प्रजामंडल और सिक्किम नेशनल कांग्रेस को फॉर्म किया था। इन्होंने भारत के साथ विलय में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। सिक्किम प्यारा भाई है सातों बहनों का। सो दिस इज़ योर सिक्किम। नेक्स्ट, सिक्किम में थोड़ा और सा समझ लेते हैं। चोगल डायनेस्टी के अंदर में ये एक राज्य था और भारत का प्रोटेक्टरेट था। 1975 में ये इंडिया के साथ इंटीग्रेट होता है और भारत का 22वां राज्य बन जाता है। तो दिस इज़ योर सिक्किम। ठीक है, ए। उसके बाद गोवा, 1961 में इसको आज़ाद करवाया जाता है पोर्टुगीज़ से, और बाद में फिर 1987 में इसको एक स्टेट बना दिया जाता है। उससे पहले एक यूनियन टेरिटरी के रूप में था। दिस इज़ योर गोवा। उसके बाद राजीव गांधी के बारे में समझ लेते हैं। राजीव गांधी 1984 में इंदिरा गांधी के मृत्यु के बाद ये भारत के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। 84 से लेकर 89 तक ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। पंजाब के साथ, मिज़ोरम के साथ या आसाम में वेस्टर्न यूनियन के साथ एग्रीमेंट जो है राजीव गांधी ने ही किया था। इन्होंने ही लिबरलाइजेशन के ऊपर काफ़ी जोर दिया था और भारत की इकॉनमी को लिबरलाइज करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इन्होंने शुरुआत कर दी थी। साथ ही साथ जो श्रीलंका में इशू हुआ था, उसमें इंडियन कंटिजेंट को भेजने में इन्हीं का रोल है। राजीव गांधी और जयवर्धने के बीच में एक और साइन हुआ, जिसके बाद इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका में हुए एथनिक क्राइसिस को दूर करने के लिए वहाँ पर भेजा गया था उनको। बाद में 1991 में जब इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे थे, तो तमिलनाडु में ही इनका असैसिनेशन हो जाता है। तो राजीव गांधी जो बिलोंग करते हैं, देखो राजीव गांधी के बारे में फिर अगेन एम्बिग्यूटी है। राजीव गांधी, देखो उनका जो जन्म स्थल है वो बॉम्बे है, महाराष्ट्र में, लेकिन उनकी जो कार्य भूमि रही है वो उत्तर प्रदेश रहा है। यहीं से वो लोकसभा का इलेक्शन लड़ते थे, जीतते थे। और उनकी जो हत्या हुई थी वो तमिलनाडु में हुई थी, श्रीलंका, तमिल। तो ये चीज़ है। तो अगेन ये डिपेंड करेगा कि आपके क्वेश्चन में कहाँ मार्क किया गया है। तीनों ही चीज़ मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट, ईवी रामास्वामी नेकर, जिनको पेरियार के नाम से जाना जाता था। एंटी कास्ट स्ट्रगल को और द्रविडियन आइडेंटिटी को के ऊपर जोर देते थे। ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को इन्होंने स्टार्ट किया था। एंटी ब्राह्मण मूवमेंट को भी इन्होंने स्टार्ट किया था। द्रविड़ कज़गम के रूप में एक रिफॉर्म मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया था। बेसिकली ये हिंदी के अगेंस्ट में थे। हिंदी को थोपा जा रहा है दक्षिण भारतीय लोगों के ऊपर, इनका मानना था। साथ ही साथ नॉर्थ इंडियन लोगों का जो डोमिनेशन हो रहा है, इसके खिलाफ भी उन्होंने आवाज़ उठाए थे। और ये कहा था कि नॉर्थ इंडियंस और जो ब्राह्मण्स है, दरअसल वो आर्यंस है और हम लोग द्रविडियन है, वी आर द नेटिव इंडियंस। तो ईवी रामास्वामी नेकर पेरियार जो हैं वो बिलोंग करते हैं उस समय के मद्रास, आज के समय के तमिलनाडु से। तो ये रहा आपका तमिलनाडु। उसके बाद लास्ट चैप्टर पे आते हैं, दैट इज़ रीसेंट डेवलपमेंट इंडियन पॉलिटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, 1967-70 और 77 से 79 के बीच में ये एक एमपी के रूप में काम कर रहे थे। और सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को इन्होंने ही हेड किया था, जो कि मुरारी देसाई के द्वारा बनाया गया था। 1968 में कुछ महीनों के लिए ये बिहार के सीएम भी रहे थे। तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जो है वो बिलोंग करते हैं बिहार से। इनको इसे मैं यहाँ पर मार्क कर दे रहा हूँ। उसके बाद बात आती है कांसीराम। कांसीराम ने बहुजन समाज पार्टी, जो आप बीएसपी देख रहे हो, मायावती की पार्टी, इन्होंने ही स्थापित किया था 1984 में। फिर बैमसेफ हो गया या DS4 हो गया, ये इन्होंने ही स्टैब्लिश किया था और जो दलित की पॉलिटिक्स है उसको आगे बढ़ाया था। कांसीराम का जो जन्म हुआ है वो पंजाब में हुआ है, लेकिन उनकी जो मेनली कार्यभूमि रही है वो उत्तर प्रदेश रही है। ये आप ऐसे याद रख सकते हो इस चीज़ में। अगेन
देखना पड़ेगा। उसके बाद डिमोलिशन ऑफ थ्री डोम स्ट्रक्चर, हालांकि ये बहुत मुश्किल है कि सवाल आएगा, लेकिन फिर भी याद रखना कि जो थ्री डोम स्ट्रक्चर था वो अगेन उत्तर प्रदेश में गिराया गया था, अयोध्या में। उसके बाद राजीव गांधी वॉज असैसिनेटेड, तो ये मैंने अभी बताया कि वो तमिलनाडु में इनकी हत्या हुई थी। कर्पूरी ठाकुर कहाँ से बिलोंग करते थे, तो वो बिहार से बिलोंग करते थे। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी कहाँ पर अपनी सरकार बना पाई, तो उत्तर प्रदेश में अगेन। उसके बाद यहाँ पर साहबानों का केस हुआ था, साहबानों का केस रिलेटेड है आपका मध्य प्रदेश से। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी एज एन एमपी, तो अभी के समय पर या इससे पहले भी वो दरअसल बनारस के आपके एमपी हैं, ठीक है, तो ये आप याद रखना। उसके बाद अयोध्या, अगेन ये उत्तर प्रदेश में है। और उसके बाद बात आती है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा एंड विधानसभा। ऐसे भी सवाल पूछे गए हैं सीबीएसई के द्वारा कि भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट है। तो ऑब्वियसली जहाँ की आबादी सबसे ज़्यादा होगी और सबसे ज़्यादा आबादी है उत्तर प्रदेश की, 80 सीट वहाँ से है लोकसभा में। और विधानसभा में अगेन, तो विधानसभा में भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीट्स हैं। तो दोनों ही जो है उसके लिए उत्तर प्रदेश सही होगा।